फ्रेश जो युवा है, जो तैयारी कर रहा है, उसे मौका मिले, न कि वो लोग जो किसी जुगाड़ जंतर अलग अलग समय में मंत्री विधायकों के कहने पर नौकरी कर रहे हैं, वो आप नियमित हो जाएंगे तो इन युवाओं का क्या होगा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ आज सड़कों में उतर गया है। इनके पास केवल एक हथियार है कि अगर आप भर्ती जारी करेंगे, परीक्षा कंडक्ट करवाएंगे तो ये युवा वहां पर जाकर बैठेगा। संविदा वाले बोलते हैं कि हमको इन पदों पर पक्का किया जाए। अब सपोज अगर संविदा वाला इन पदों पे पक्का हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। ना तो नियमावली बनी है, सेटिंग से लगे हुए हैं, और जो मेहनत कर रहा है युवा वो यहाँ इसकी मेहनत ऐसी रह रही है। कुछ पेपर होते हैं उत्तराखंड में, कुछ लीक हो जाते हैं और कुछ भ्रष्टाचार पे चढ़ जाते हैं। कई ऐसे होती है जो भर्ती आती है वो बैकडोर से भरे जाते हैं, अदर स्टेट से भरे जाते हैं। तो ये अगर वो हजारों में है तो ये लाखों में है। ये 10 लाख रजिस्टर जो बेरोजगार हैं वो हैं, ये जो सालों से अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो दो धारी तलवार है इस प्रदेश में, एक प्रदेश दो नियम नहीं चलेंगे, नियम एक ही चलेगा, संवैधानिक रूप से चलेगा। और ये लोग उपनल वाले जो उनका अधिकार है मार करके अपनी जेबें भर रहे हैं अधिकारी। ये आदेश जारी होने के बाद इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? कि कॉलेज और तमाम इंस्टीट्यूशन फिर किस काम के, जब आपको संविदा आउटसोर्स से ही लगाने हैं तो फिर ये बच्चे काहे को पढ़ाई करेंगे। एक और सरकार कहती है कि जो संविदा कर्मचारी हैं, उपनल के कर्मचारी हैं, उनको नियमित किया जाएगा। पिछले दिनों सरकार का एक फैसला था, उस फैसले के बाद आपने देखा कि अभी निगमों के जो कर्मचारी थे वो भी सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा साहब हमें भी कीजिए, कट ऑफ डेट तय कीजिए। उपनल वालों की जो लड़ाई है वो तो चल ही रही है, वो नियमितीकरण चाहते हैं। लेकिन इन सब के खिलाफ उत्तराखंड बेरोजगार संघ आज सड़कों में उतर गया है। उनका ये मानना है कि एक तो आउटसोर्स से जो भर्ती की जा रही है उनका कोई औचित्य नहीं है, वो बंद की जाए, और जिनको नियमितीकरण करने के लिए सरकार अपना फैसला लोगों के सामने रख रही है वो भी नहीं किया जाना चाहिए। फ्रेश भर्ती करवाइए, जो युवा पढ़ रहे हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें मौका दीजिए और सीधे सरकारी नौकरी दीजिए। कनिष्ठ अभियंता की जो भर्ती को लेकर भी लंबे समय से अवरोध बना हुआ है, वो भी भर्ती सामने नहीं आ रही है, उसको लेकर भी आज यहाँ पर युवा इकट्ठा हुए हैं, उनकी अपनी मांग है। हमारे साथ ये तमाम युवा हैं जो चाह रहे हैं इस वक्त की भर्तियां निकलें, फ्रेश जो युवा है, जो तैयारी कर रहा है, उसे मौका मिले, न कि वो लोग जो किसी जुगाड़ जंतर अलग अलग समय में मंत्री विधायकों के कहने पर नौकरी कर रहे हैं, वो आप नियमित हो जाएंगे तो इन युवाओं का क्या होगा। इनका कोई जुगाड़ नहीं है, ये किसी मंत्री विधायक अधिकारी के पास नहीं जा सकते। इनके पास केवल एक हथियार है कि अगर आप भर्ती जारी करेंगे, परीक्षा कंडक्ट करवाएंगे तो ये युवा वहां पर जाकर बैठेगा। भले ही इनकी संख्या लाखों में हो, लेकिन ये वहां से परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति पाएगा और कोई रास्ता नहीं। ये युवा कहां जाएंगे, इनका ये सवाल है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अमन खत्री है। मैंने 2021-22 में पॉलिटेक्निक कर रखा है, और जो अभी हम कनिष्ठ अभियंता की भर्ती को रिलीज करने के सिलसिले में यहाँ पे एकत्रित हो रखे हैं। और इससे पहले अभी लास्ट टाइम पे जो भर्ती हुई थी वो 2021 में हुई थी लास्ट टाइम पे भर्ती, और उसके बाद 4 से 5 साल बीत गए हैं। अभी तक वैकेंसी उस समय कितनी पोस्ट? टाइम पे 700 से 800 के बीच में वैकेंसीज थी, और उसके बाद अभी तक 4 से 5 साल हो गए, अभी तक कोई भी कनिष्ठ अभियंता की भर्ती दिखने को नहीं मिली है। और अभी 1-1.5 साल से हम इस भर्ती को लेके बहुत सारी प्रक्रियाएं कर दी हैं, बहुत सारे काम भी कर दिए हैं, और जैसे जैसे हमारे काम होते जा रहे थे अब आ जाते हैं बीच में संविदा वाले बोलते हैं कि हमको इन पदों पर पक्का किया जाए। अब सपोज अगर संविदा वाला इन पदों पे पक्का हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। कितने होंगे संविदा वाले पूरे उत्तराखंड में? आपको कोई मोटा आइडिया है जो आपकी भर्ती पर बैठे हुए हैं? संविदा वाले लगभग शायद 20-25 हज़ार हैं, जो बहुत सारे हैं। अब उनका तो हमें कोई जायजा नहीं है कि वो क्या है जैसा। कनिष्ठ अभियंता वाले कितने हो सकते हैं जो आपको? सर जो इनका मुख्यतः चल रहा है, जो PWD पे इनका केस चल रहा था, उसमें 263 हैं, और उसमें जबकि सिर्फ सीटें अभी जो खाली चल रही है वो 90 से 110 के बीच में चल रही है, और उसमें भी ये चाह रहे हैं कि हमारा पेट काट के खुद वहाँ पे लग जाए। अब ये बोलते हैं कि हमने 10-10 साल नौकरियाँ कर दी, हमने भी तो 5-5, 6-6 साल तैयारी कर दी है।
है ना। हम कहाँ जाएं? क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहित नौटियाल है सर। मैं भी जेई की तैयारी कर रहा हूँ सर। कितने साल हो गए? सर मैं 2016 का पास आउट हूँ सर। तो सर आप लगा लीजिए सर 7 से 8 साल हो गए मेरे को तैयारी करते करते सर इसमें। तो सर और भर्ती इस बीच 21 वाली दी थी? हाँ सर 21 वाली दी थी, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, कुछ मार्जिन से रह गया था सर उसमें। तो सर जो 2021 की भर्ती थी सर वो 2013 के बाद से आई थी। तो एक भर्ती को कंप्लीट होते होते सर 7 से 8 साल लग जाते जेई के उसमें। और सर जब 2021 से सर 2026 आने वाला है सर, इस बीच कोई भी जेई की भर्ती नहीं आई है। तो सर सिर्फ पीडब्ल्यूडी की बात देखें तो सर उसमें 90 पोस्टें खाली है। वहीं पे सर संविदा कर्मी जो है वो 200 से भी ऊपर है सर। अगर नियमितीकरण होगा तो सर आने वाले सर 10 साल तक सर भर्तियाँ पूरी तरीके से बंद हो जाएगी सर। तो सर अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो सर हम तैयारी करने वाले जाएंगे कहाँ सर? कहाँ जाएंगे? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम वीरेंद्र सिंह पंवार है। मैं उत्तरकाशी के एक पहाड़ी। भाई कब किया आपने? कब पॉलिटेक्निक किया था? क्या किया था? सर मैंने पॉलिटेक्निक किया था पिथू वाला, देहरादून से, यहीं से। अब मैं तैयारी कर रहा हूँ और देखने को मिल रहा है कि 2021 से कोई भी पोस्ट हमें देखने को नहीं मिल रही है। जो यूकेपीएससी जेई से हमारी संयुक्त परीक्षा होती है विभिन्न डिपार्टमेंट की, वो कोई देखने को नहीं मिल रही है। और यह भी देखने को मिल रहा है कि बैकडोर और आउटसोर्स से सारे पद भरे जा रहे हैं। जो मेहनती युवा यहाँ लाइब्रेरियों में मेहनत कर रहा है या सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर रहा है परीक्षाओं की, ना तो उसका कोई यहाँ पर भर्ती अभी निकली है। और ये जो सारे पद, कुछ पद हमारे संविदा को दिए जा रहे हैं जिसका कोई ना तो नियमावली बनी है, सेटिंग से लगे हुए हैं। और जो मेहनत कर रहा है युवा वो यहाँ इसकी मेहनत ऐसी रह रही है। तो मैं जो हमारे मुख्यमंत्री धामी जी से हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेहनती बच्चों को थोड़ा कुछ रोजगार देना चाहते हैं तो ये नियमितीकरण है उसे बंद कर दीजिए। और सोर्स और जो अदर स्टेट से हमारे जो विभिन्न डिपार्टमेंट में लगे हैं उन्हें ना लगाएं। जो मेहनत कर रहा हुआ उसे मेहनत, हाँ भर्ती हो, सीधी भर्ती। संविदा वालों को नियमित न किया जाए, आप ये कह रहे हैं? कुछ पेपर होते हैं उत्तराखंड में, कुछ लीक हो जाते हैं और कुछ भ्रष्टाचार पे चढ़ जाते हैं। कई ऐसे होती है जो भर्ती आती है वो बैकडोर से भरे जाते हैं, अदर स्टेट से भरे जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो संविदा, या हमारी लड़ाई संविदा वालों से नहीं है, हमारी सरकार से है। आप उन्हें किसी अन्य माध्यम से उनका वेतन कर दीजिए, लेकिन जो सीधी भर्ती के पद है वो सीधी भर्ती से जुड़े। और जो हमारा परीक्षा कैलेंडर है, जो हमारे अध्याचन रुके हैं विभिन्न विभागों के, वो अध्याचन कार्मिक में पहुंच जाए और कार्मिक से जल्द लोक सेवा आयोग को AEJE के जो भी अध्याचन है वो पहुंच जाए और जल्दी से हमारा एग्ज़ाम हो जाए। एग्जाम हो जाए। और कौन है सब? इधर आओ भाई। अरे इधर, क्या नाम है? सोमेंद्र। तुम्हारा भी जेई वाला है क्या? जी वो तो लगाया नहीं बैच तुमने। मैं अभी पहुंचा ही हूँ। अभी पहुंचे हो? हाँ जी। तो ये क्या चाह रहे हो आप? नियमितीकरण ना हो ये चाह रहे हैं ना? हाँ जी। क्या हो रहा है उससे दिक्कत? जो बच्चे इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा ये सोचिए आप। सारा जवाब इसी में है। अब जो बच्चे 2022 से लगे हुए हैं कि हमारी पोस्ट आएंगी, हम लोग आगे कुछ बनेंगे, अब उनका भविष्य भी तो देखना है आपको। अगर इनको सबको ऐसे ही परमानेंट करने वाले हैं तो कॉलेज बंद कर लीजिए। हर साल इतने बच्चे आ रहे हैं, ये अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं, क्यों करवा रहे हैं? प्राइवेट में जो बुरे हाल होते हैं बच्चों के, 15-15 घंटे की शिफ्ट करवा रहे हैं, 15,000 रुपये पूरे नहीं मिलते। ऐसे में तो ज़िंदगी नहीं बीतेगी। तो अकेला जो सहारा है, अगर आप उसमें भी ऐसे करने वाले हैं तो ये बड़ी बात आपने बड़ी बात कही। ये बड़ी बात ये कही कि कॉलेज और तमाम इंस्टीट्यूशन फिर किस काम के? जब आपको संविदा आउटसोर्स से ही लगाने हैं तो फिर ये बच्चे काहे को पढ़ाई करेंगे? फिर क्यों इतना खर्चा करेंगे? ये बड़ा सवाल है। आओ भाई जी, आओ इधर। क्या नाम है भैया? पवन राणा। कहाँ से हो आप? चक्राता देहरादून। चक्राता से? जी इधर आ जाओ। चक्राता से हो? जी तो क्या चाह रहे हो अब आप? सर हम पुलिस रिजल्ट चाह रहे हैं। पिछले 1 साल से भर्ती निलंबित है। पहले कोर्ट में था मामला, अब कोर्ट में सॉल्व हो गया है। कोर्ट ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर आप रिजल्ट जारी कर दो। अभी तक 64 घंटे हो गए हैं लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो ये बताओ आप मुझे पवन भाई, ये जो संविदा कर्मचारी अलग अलग विभागों में लगे हैं, सरकार कह रही है कि भाई हम उनको नियमित कर देंगे, जी इससे आपको क्या नुकसान है? सर इससे ये नुकसान होगा, जो पढ़ने वाला युवा होगा उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम जैसे युवा जो आएगा, जो गांव से आएगा यहाँ पे देहरादून में, वो कैसे अपना जो पढ़ाई करेगा, वो कैसे लगेगा? ये तो सारे आउटसोर्स है। किसी नेता का बच्चा होगा या किसी कर्मचारी का बच्चा होगा। जो हम जैसे युवा आएंगे, बेरोज़गार आएंगे, जिसके कोई माता पिता पहले से सर्विस में नहीं है, जो बच्चा आएगा वो कैसे होगा? आउटसोर्स का मतलब यही है, जिसकी ज़्यादा पहचान है वही आएगा, वही जॉब में लगेगा।
फिर वही नियमित है। हाँ वही नियमित हो जाएगा। राम गंडवाल भी मेरे साथ है, बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं और आज सड़कों पर तमाम युवाओं के साथ जुड़े। राम भाई, ये बताइए, नियमितीकरण वाले तो उत्साहित हैं, मुख्यमंत्री ने फैसला कर दिया, भाई वो भी तो हजारों में संख्या है, इसी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अब आप कह रहे हैं कि उनका नियमितीकरण न हो, तो क्या आप सुझा रहे हैं सरकार को? कोई रास्ता है आपके पास? देखिए, अगर वो हज़ारों में है तो ये लाखों में है। ये 10 लाख रजिस्टर जो बेरोजगार हैं वो हैं, ये जो सालों से अपनी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। आप अगर आज देखेंगे तो PWD में लगभग 70-75 जेई वाले, संविदा वाले, उनको परमानेंट करने पर विचार किया जा रहा है। अगर PWD में 70-75 जो है जेई परमानेंट हो जाते हैं तो ये जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और 5 साल से भटक रहे हैं, उनका क्या होगा? आप देखेंगे कि जल संस्थान में 150 के लगभग जेई आप देखेंगे जेई उपनल के माध्यम से लगे हैं। अगर वो वहाँ पर परमानेंट हो जाते हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा संख्या जो बाहरी लोगों की है, अगर वो परमानेंट हो जाते हैं तो इस राज्य में जो जेई की तैयारी कर रहा है उसका क्या होगा? हम ये चाह रहे हैं कि आप अगर उपनल वाले कह रहे हैं कि भाई हमने अगर इस राज्य के लिए अपनी सेवाएं दी हैं, इस प्रदेश के लिए सेवाएं दी हैं, ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि आपको हटा दिया जाए। हम कह रहे हैं कि आप काम कीजिए, सरकार को जो इनके लिए करना है कीजिए, लेकिन नियमितीकरण नहीं होगा। नियमितीकरण अगर होगा तो एक एक वैकेंसी के पीछे अगर आप देखेंगे इस राज्य में लगभग 200 युवा खड़ा है आज एक वैकेंसी के पीछे। फिर क्या होगा? अगर आपको ऐसे ही करना है तो एक चीज कर दीजिए, दोनों आयोगों को बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए और सारे युवाओं को ये कह दीजिए कि उपनल में अप्लाई करो, आउटसोर्स में अप्लाई करो, संविदा में अप्लाई करो। ये कर देते हैं और 10-10 साल बाद सब परमानेंट हो जाते हैं। या तो ये नियम बना लो। तो ये जो दो धारी तलवार है इस प्रदेश में, एक प्रदेश दो नियम नहीं चलेंगे, नियम एक ही चलेगा, संवैधानिक रूप से चलेगा। ये नियम चलेगा कि भाई हाँ, अगर भर्ती हो रही है तो पारदर्शी तरीके से हो, भर्ती हो रही है तो सबके लिए विज्ञप्ति निकले, भर्ती हो रही है अगर उसमें इंटरव्यू हो रहा है, उसमें परीक्षा हो रही है तो उसमें हजारों लोग बैठे तो अब एक परीक्षा के तरीके से जो है परीक्षा हो। हम ये चाह रहे हैं। हम कौन सी किसी का विरोध कर रहे हैं कि हमने उपनल का विरोध कर दिया, हमने जो है आउटसोर्स इनका विरोध कर दिया। हम जो है सिस्टम के खिलाफ है। हम जो है पारदर्शी तरीका जो अपनाया जाए हम उसको चाह रहे हैं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे राम गंडवाल। एक बहन भी हमारे साथ है। आप आइए मैम, क्या नाम है आपका? मैं रुद्रपुर जिला से हूँ। अच्छा, आप क्या चाह रही हैं मैम? सर, ये जो उपनल के द्वारा भर्ती की गई हैं ये सारी अनियमितताओं से हैं। मैंने 2.5-3 साल से इसमें लड़ाई लड़ी है। इतने सारे इसमें आवेदन ही नहीं है। जब बंदे ने आवेदन ही नहीं करा तो उसको कैसे आप सरकारी लाभ दे सकते हैं? आवेदन नहीं है, पुलिस चरित्र सत्यापन नहीं है, CMO सर्टिफिकेट नहीं है, जो सरकारी नौकरी के लिए जरूरी कागजात होते हैं वो नहीं है। 3 बार जांच हो चुकी है और ये आदेश जारी हो चुका है सैनिक कल्याण बोर्ड से। ये कहता है कि जो अनियमितताएं हैं उसके आधार पर इनको यहाँ से कार्रवाई की जाए, अवैध घोषित किया जाए। मेरी मांग भी यही है कि कौन है ये? कोई एक व्यक्ति है कि कई? नहीं, ये मतलब बहुत सारे हमारे सामने केसेस आए थे न्यूज़पेपर में। मतलब आपका कहना है कि ये कई मामले हैं ऐसे जो कई मामले हैं जो- अनियमितता के तहत उपनल में भर्ती हुई है क्या? ढेरों हैं सर, ढेरों। और मैं इसमें 2.5-3 साल से लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरी 3 जांचों में ये क्लियर आ गया। उपनल ने साफ बोल दिया कि आवेदन नहीं है, पुलिस चरित्र सत्यापन नहीं है, CMO सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ तक कि ये लोग पूर्व सैनिक आश्रित भी नहीं है। उपनल का गठन ही इस उद्देश्य से हुआ था कि पूर्व सैनिक और आश्रित, इसमें मोस्टली विभागों के स्थायी कर्मचारियों के रिश्तेदार हैं, उनके जानने वाले हैं। मेरे खुद के संज्ञान में यहाँ से कई लोग हैं। जब मैंने रुद्रपुर DM ऑफिस में बात की अधिकारियों से तो उनका कहना है कि यहाँ पर तो 4000 लोग काम करते हैं, जिनके जो किसी न किसी स्थायी कर्मचारी के या तो रिश्तेदार हैं या भाई है, तो ये भाई भतीजावाद ही चलेगा सर। मैं एक टीचर हूँ, मैंने 1998 से इन बच्चों को पढ़ाया है सर। मैं आज इनके लिए लड़ने आई हूँ। मैंने जो आखिरी स्कूल अपना उधम सिंह नगर में मैंने टीचिंग किया था, प्राइवेट टीचर हूँ वैसे मैं, तो मेरा सैनिक कॉलोनी में स्कूल था। बहुत करीब से उनके दुखों को देखा मैंने। और ये लोग उपनल वाले जो उनका अधिकार है मार करके अपनी जेबें भर रहे हैं। अधिकारी, ये आदेश जारी होने के बाद इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की?
सचिव ने कह दिया दीपेन चौधरी जी ने कि इसमें कार्रवाई करो, उपनल नहीं कर रहा है। उपनल ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जो साफ तौर से जांच में पकड़े गए हैं। अच्छा मैम, मैं ये समझा आप टीचर हैं, लेकिन आप इन युवाओं के साथ खड़े होने आई हैं उधम सिंह नगर से, हैं? उपनल की नियुक्तियों के अनियमितताओं के संबंध में हूँ कि ये जो बच्चे मांग कर रहे हैं, भविष्य है सर। वही मैं कह रहा हूँ, ये बच्चे मांग कर रहे हैं। इतने बच्चों को इसलिए पढ़ाया कि ये लोग इस भ्रष्टाचार का सामना करेंगे। बताइए क्या तो ये जो नियमितीकरण वाली बात सरकार कह रही है ना, हम संविधान, आप क्या कहती हैं? हमारा कहना तो ये है, जब ये सेवा के लायक नहीं हो तो नियमितीकरण की तो बहुत दूर की बात है। जब इनकी सेवा जो सरकारी लाभ ये लोग किस लिए लड़ रहे हैं? हम लोग एग्ज़ाम दें, रात भर जागते हैं, इनके पेरेंट्स भी कितनी मेहनत करते हैं। मैं खुद अपने 2 बच्चे हैं, मैं भी उनको पढ़ा रही हूँ। तो आज मेरे बच्चे भी आगे चल के इसी भ्रष्टाचार का, अभी वो छोटे हैं लेकिन जब आगे चलेंगे और किसी सरकारी नौकरी की कामना करेंगे तो इसी भ्रष्टाचार का सामना करेंगे। सर साफ उसने लिख के दे दिया कि वर्ष 2013-14 में पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत उपनल के द्वारा नियुक्तियां की गई हैं, लेकिन उसका कोई भी जानकारी मांगने पर शासनादेश नहीं है। क्लियर लिख दिया उसने कि कोई शासनादेश नहीं। मैं आपको कागज़ दिखा सकती हूँ, इतनी मोटी फाइल है मेरे पास। 130 पेजों का साक्ष्य मैंने उधम सिंह नगर में डीएम साहब को दिया है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आदेश सैनिक कल्याण बोर्ड का है सर, देख लीजिए ना। सैनिक कल्याण बोर्ड का मेरे नाम से आदेश है कि इस मामले में कार्रवाई करो। मैंने इतनी मोटी फाइल सचिवालय में दी है 2 बार। खुद वरिष्ठ परियोजना अधिकारी हल्द्वानी का ये कहना है कि हमारे पास 1.5 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं वर्तमान में। तो यदि 60% भी उसमें से पूर्व सैनिक और आश्रित निकाले जाएं तो 75 से 80 हज़ार पूर्व सैनिक और आश्रित वर्तमान में उसके पास रजिस्टर है सर। तो यदि इन 22,000 कर्मचारी जो अनियमितताओं से लगे हैं, इनको बार रोटेट करके रिप्लेस भी कर दिया जाए तो 3 बार रिप्लेस करने के बावजूद भी हमारे पूर्व सैनिक आश्रित वो बचेंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो भी वंचित रहेंगे। बड़ा सवाल मैम, थैंक यू जी। हम वो हैं जो बॉर्डर पे जाके रक्षा सूत्र बांधती हैं अपने सैनिकों के लिए। वो वहाँ मर जाते हैं, उनके परिवार वाले रोते हैं और वो 2-3 साल इसी गम में निकाल देते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता कि हमारा ये अधिकार है, उपनल में जाएं, अपने को या अपने आश्रितों को नौकरी दिलवाएं। मैम थैंक यू सो मच। ये देखिए, मैं इसलिए इनकी बात मैंने जितनी सुनी, पता ये चला कि ये मैम हैं, टीचर हैं, उधम सिंह नगर में पढ़ाती हैं, प्राइवेट टीचर हैं। देखिए दर्द है जिन बच्चों को पढ़ाया वो सड़कों पर हैं। सड़कों पर क्यों हैं? क्योंकि उनके पास नियुक्तियां नहीं है, उनकी भर्ती आ नहीं रही है। परीक्षा देंगे, पास होंगे तभी ना जाएंगे, तब नौकरी करेंगे। लेकिन उपनल में एक जो बात इन्होंने उठाई वो बड़ी गंभीर है। उपनल बना था पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए। कितने हैं, कितने पूर्व सैनिकों के आश्रित हैं? ये हमेशा विवाद रहा। और अगर वो उन्हें नियमित करने की अगर सरकार कोशिश कर रही है तो इस तरह का सरकार को फेस करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ये युवा निकल कर आएंगे सड़कों पर। आज इसी को लेकर देहरादून में बेरोजगार संगठन के बैनर तले ये युवा पूरे प्रदेश भर से यहाँ पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय आवास का कूच कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि आप ये नियमितीकरण वाला मुद्दा हटाइए, भर्ती खोलिए, विज्ञप्ति जारी कीजिए। जो मेहनत करने वाला युवा है, जिसका भविष्य आगे बचा है, उसको एग्ज़ाम देने दीजिए, उसको नौकरी पर लगाइए, वो बेहतर काम कर पाएगा। लेकिन सरकार कुछ और सोच रही। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।